अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू कीमोवीडिया। अगर किसी भी नेशन, किसी भी जो डेवलप्ड कंट्री का अगर आप केस स्टडी देखें तो उसमें एजुकेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर उसका सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखें या इकोनॉमी को देखें, ओवरऑल चीज़ों को देखें तो एजुकेशन का एक बड़ा रोल होता है। बट अनफॉर्चुनेटली विद द टाइम पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इतना डेवलप नहीं हो सका है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ पे डिस्कशन करने के लिए कि हम इस एजुकेशन सिस्टम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन सी जो है वो खामियाँ हैं, तो आज हमने अपने पॉडकास्ट में बुलाया है डॉक्टर प्रोफेसर ज़हीरुद्दीन मीरानी साहब को, जिनके साथ डिस्कस करेंगे एजुकेशन सिस्टम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हसन बेटा, कैसे हैं आप? खुश बेटे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप बताएं कैसे? एक्सीलेंट हसन बेटा, सर कैसे जा रही है आपकी लाइफ? सो फार सो गुड। मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि एक कूल एंड काम लाइफ है और एक नोबल प्रोफेशन होता है टीचिंग। तो मैं इस नोबल प्रोफेशन से अटैच होने के बाद बहुत खुश भी हूँ और एक कंफर्टेबल लाइफ गुजार रहा हूँ। हर लिहाज से ज़हनी सुकून भी है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और एक तालीम से अगर आप वापसता हैं तो आप ये समझ जाएं कि आप एक्चुअली नेशन को बिल्ड कर रहे हैं। तो मेरा इसमें रोल भी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एजुकेशनिस्ट भी हूँ और आपने अच्छा किया कि आज एक अहम टॉपिक को छेड़ा है। सर वैसे तो डिस्कशन करने के लिए और भी लोग हैं जिसके साथ एजुकेशन सिस्टम पे डिस्कस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि हमने आपको इंटरव्यू के लिए क्यों लिया, ये भी क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि देखने वाले व्यूअर्स के लिए भी। उसके बहुत सारे रीजन है। एक तो आप प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में, ये एक बड़ी बात है क्योंकि जो एजुकेशन पे बात वही कर सकता है, ना सिर्फ वो एक बड़ी पोस्ट पे हो पर उसका ताल्लुक जो है वो एज अ टीचिंग के साथ भी हो, वही जो है वो क्रिटिकली समझ सकता है चीज़ों को कि ये प्रॉब्लम्स है। दूसरा, आप एज अ वाइस चांसलर भी रह चुके हैं तो आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक्सपीरियंस है, आप उस सिस्टम के साथ रह चुके हैं तो आपको पता है कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स है। और तीसरी बात यह है कि आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, तो वहाँ का भी आपको आइडिया है कि वहाँ चीज़ें कैसे हैं और यहाँ चीज़ें कैसे हैं। तो इन चीज़ों पे जो है वो डिस्कस करेंगे। मैं अपने क्वेश्चंस का आगाज इस बात से करना चाहूँगा कि जो एजुकेशन है उसको ये समझा जाता है कि इसका जो मेन रोल है वो नेशनल डेवलपमेंट में, कोई भी नेशन है उसको डेवलप करना है तो एजुकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो क्या हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान का, वो नेशनल डेवलपमेंट में क्या हेल्प कर रहा है या जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी हम उसको लेके जा रहे हैं? बेटा अब इसमें दो तीन चीजें आपको मैं बिल्कुल क्लियर बता दूं। जैसा कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं यहाँ पे दो पैरेलल सिस्टम चल रहे हैं, एक गवर्नमेंट सिस्टम है और एक प्राइवेट सिस्टम है। लेकिन दोनों सिस्टम अलग अलग काम कर रहे हैं और दोनों सिस्टम के अलग अलग एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं दोनों के। लेकिन एक्चुअली एजुकेशन बिल्कुल नेशन बिल्डिंग करती है, लेकिन एजुकेशन का असल मकसद जो है ना, नेशन बिल्डिंग से ज्यादा नेशन बिल्डिंग है। वो कैसे है कि आप एजुकेशन में एक फर्द को या एक इंसान को फर्द बना रहे हैं, इंसान बना रहे हैं तीन तरीके से। कैसे? एजुकेशन सबसे पहले बिहेवियर चेंज करता है इंसान का। बिहेवियर में होता क्या है? बिहेवियर में आपकी नॉलेज होती है, उसके बाद आपके स्किल्स होते हैं, और मेन चीज जो हम अक्सर भूल जाते हैं वो हमारा एटीट्यूड होता है। देखिए हम कहते हैं भाई हम तालीम याफ्ता हैं, लेकिन फिर भी हम आगे नहीं बढ़ रहे। क्योंकि अगर हम तालीम की बात कर रहे हैं, तालीम याफ्ता है, तो इसमें तीनों चीजें शामिल होंगी, आपकी नॉलेज भी होगी, आपके स्किल्स भी होंगे, लेकिन जो एटीट्यूड है वो नहीं है हमारी को बना सके। आज तक हमने लिटरेसी रेट तो बढ़ा दिया, लेकिन हमने अपनी नेशन को एटीट्यूड नहीं दिया, वो एटीट्यूड जो देना चाहिए। अभी एटीट्यूड कौन देता है? तीन तरीके से एटीट्यूड आता है ह्यूमन बीइंग में। एक इनफॉर्मल एजुकेशन, जो कि आप जानते हैं कि जो हम आते जाते देखते रहते हैं चीजों को, लोगों का बिहेवियर देखते हैं। और दूसरा होता है आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू, कि आप कहीं गैदरिंग कर रहे हैं, दोस्तों के साथ बैठे हैं, नॉन फॉर्मल गैदरिंग हो रही है। और एक होता है इंस्टीट्यूशन का काम। अब ये कहना कि एजुकेशन सिर्फ इंस्टीट्यूशन का काम है, तो मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं होऊंगा, ये याद रखें। क्योंकि एक बच्चा जो बचपन से आगे बढ़ रहा है, उसमें ये खूबी होती है कि वो जिस मुआशरे में जन्म लेता है उस मुआशरे को अपने साथ लेके आता है। जब हमारा स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पहुंचता है बेटा, तो उसके साथ बहुत सारा वास्ट एक्सपीरियंस होता है। तो इस हिसाब से आप ये ना कहें कि सिर्फ यूनिवर्सिटी या स्कूल या कॉलेज रोल प्ले करते हैं, बल्कि आपके पेरेंट्स हैं, आपका सोशल नेटवर्क है जिसमें आप उठते बैठते हैं, ये सारे काम करते हैं। अब नेशनल बिल्डिंग में सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, इसमें आप वो चीजें भी शामिल करें जो बच्चे बचपन से सीखते आते हैं। अब एग्जांपल मैं आपको एक और दूं, और ये एग्जांपल बहुत ही रिलेवेंट होती है और मैं अक्सर अपने बच्चों को देता हूं। देखें, हम एग्रीकल्चर से ताल्लुक रखते हैं। फॉर एग्जांपल एक सीड है,
यस सर। आप सीड को लेके आए और सीड कमजोर होगा तो किसी भी स्ट्रांग जमीन में ग्रो करेंगे तो वो अपना फल फूल नहीं दे सकेगा आपको। सीड अच्छा होगा, दूसरा एग्जांपल देता हूँ, सीड अच्छा होगा, आपने इसको कमजोर जमीन में ग्रो किया फिर भी ग्रो नहीं कर सकेगा। हमारे साथ अलमिया यह है कि हमारे पास सीड अच्छा है लेकिन जो जमीन है वो कमजोर है। जो जमीन का मुराद मैं वही कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और ये मुआशरा जो हमें सिखा रहा है उस मुआशरे को, और इस मुआशरे के जरिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखें, अगर जो मुआशरा हमें सिखाएगा वो हम इंस्टीट्यूट में भी लाएंगे, अपना तजुर्बा भी लाएंगे। अब हम सर एजुकेशन सिस्टम पे ओवरऑल बात करेंगे, पर उसके मैंने कुछ पोर्शन बनाए ताकि हमें सही तरीके से हम समझ सके। जैसे स्टार्ट करेंगे बेसिक एजुकेशन, फिर हम हायर एजुकेशन पे आएंगे। जी जी जी। वैसे आपकी टीचिंग जो है वो तो बेसिकली हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं। जी जी। बट डेफिनेटली आपको बेसिक एजुकेशन का भी बहुत सारी चीजें पता होंगी। एक तो आपके बच्चे खुद के पढ़ रहे हैं तो आइडिया हो जाता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, और आप खुद भी पढ़े हैं तो आपको आइडिया तो होगा। जी जी। सब बात करते हैं सर यूनिवर्सिटीज को इम्प्रूव करना चाहिए, रिसर्च को बढ़ाना चाहिए, इस चीज पे बात करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बेसिक एजुकेशन पे ज्यादा बात नहीं होती कि स्कूल को इम्प्रूव करना चाहिए, उनमें कौन कौन सी चेंजेस लानी चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटीज का स्टेटस भी इतना ज्यादा गिरा हुआ नहीं है जितना स्कूल्स का है, क्योंकि आप देखें यहाँ कॉपी कल्चर भी बहुत ज्यादा है, सिलेबस बहुत ज्यादा पुराना है। तो आपको क्या लगता है कि बेसिक एजुकेशन को हम क्यों नहीं फोकस करते, और कौन कौन से मेजर प्रॉब्लम्स हैं अभी जो आप देख रहे हैं? ओके बेटा, अब इसमें आप थोड़ा मकसद आप इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिए कि हम सिंध में रह रहे हैं। अगर आप पंजाब की तालीम देखें हमसे कदर बेहतर। अब इस टाइम पे अगर आप केपीके की तालीम देखें वो हमसे ज्यादा बेहतर है। बलूचिस्तान इज द वर्स्ट एरिया, सिंध थर्ड पे आ रहा है इस वक्त। उसका सबब यही है, यहाँ पे जो हमारा जो बच्चा है उसको इन चीजों में इन्वॉल्व किया गया, इस किस्म के मकसद एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया गया कि वो आगे बढ़ ना सके। जो सिंध की पॉलिसीज हैं, जो पंजाब की पॉलिसीज हैं, केपी की, इन तीनों में जमीन आसमान का फर्क है। केपीके की अच्छी तालीम है, अब आप देखें केपीके के बच्चे कैसे आगे निकल रहे हैं एज कम्पेयर टू सिंध के। पहले सिंध था, अब सिंध है, लेकिन चंद गिने चुने इंस्टीट्यूट हैं जो कि अच्छे बच्चे पैदा करें। प्राइमरी स्कूल एजुकेशन की बात करें, फिर भी वही बात कहूंगा कि याद रखें कि हमारे पास दो पैरेलल सिस्टम है, पब्लिक एंड प्राइवेट। जो पब्लिक सिस्टम है वो तो इस वक्त कंप्लीटली फेलियर की तरफ बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इस टाइम पे गवर्नमेंट सिंध ने कुछ चीजें उन लोगों ने की है कि ये जो IBA को इन्वॉल्व करके टेस्ट लेके अच्छे बच्चों को जो है ना उन्होंने सिलेक्ट किया है विदाउट एनी सिफारिश। ये बड़ी बात होती है। अगर आप मेरिट को लेके आएंगे आगे तो डेफिनेटली वो जो सीड जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चा सीड होता है, उस सीड को एक अच्छा एनवायरनमेंट आप दे रहे हैं, उसको अच्छा फर्टिलाइजर दे रहे हैं। आप भी स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन आप स्टूडेंट है। इस वक्त आपके हाथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। जब हम पढ़ते थे कुछ नहीं था, एक किताब होता था और हमें रट्टा लगवाया जाता था। तालीम को रट्टे से हट के बात करना चाहिए। रट्टा मीन्स रोड लर्निंग। आप स्किल बेस्ड लर्निंग दें, प्रैक्टिकल साइड पे लेके जाएं, और इस बच्चों को जो है ना, ये जो आप सिर्फ एक क्लास में बिठा के पढ़ा रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल साइड उनको दिखाएं। जो एग्जैक्ट पढ़ा रहे हैं उनकी एप्लीकेशन दिखाएं। जब तक बच्चे एप्लीकेशन नहीं देखते तब तक सीखते नहीं। और ये याद रखें, अच्छे टीचर वही होता है जो लर्निंग पे फोकस करता है। लर्निंग मीन्स जो समझाया जाए, जो बच्चे को समझ आ गया, वो असल लर्निंग है। बाकी टीचिंग में आप कितने भी अच्छे पढ़े लिखे हो, PhD हो, बड़े प्रोफेसर हो, लेकिन अगर बच्चा नहीं समझ रहा तो इसका मकसद है आप अच्छे टीचर नहीं है, आप में वो गट्स नहीं है, आप में वो स्किल्स नहीं है कि आप बच्चे को अच्छी तरीके से पढ़ा सकें। प्राइमरी में जो उस्ताद का कंसेप्ट है वही एक फियर बिठा देते हैं बच्चे में, खौफ बिठा देते हैं कि अटेंडेंस है, 8 बजे आना है, 2 बजे। इसमें थोड़ी हमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि देखें दूसरा, अनफॉर्चुनेटली हम उस बच्चे को ज्यादा अहमियत देते हैं जो अच्छी इंग्लिश बोल लेता है। अब इंग्लिश बोलना इज नथिंग एल्स। ये सिंपल होता है कि हमारे कल्चर में चीजें आ गई, भाई अच्छी इंग्लिश बोलता है, अच्छा मीडियम है, एग्जैक्टली मीडियम ऑफ इंग्लिश टीचिंग इंग्लिश हो गई, या मीडियम जो है ना वो आप किताब इंग्लिश में पढ़े। बच्चे को आप अपनी मदर टंग में पढ़ाएं, वो आसानी से पढ़ेगा एज कम्पेयर टू इंग्लिश में। हाँ, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, उनको समझाएं, लेकिन सब्जेक्ट को आप उनको लोकल लैंग्वेज में समझाएं, ना कि इंग्लिश में। आप DVM के स्टूडेंट हैं, मैं जब पढ़ाता हूँ बच्चों को तो जब मैं इंग्लिश में स्टार्ट करता हूँ बच्चे मेरे तरफ मुंह उठा के देख रहे होते। क्यों? क्योंकि when I started speaking English, you started wondering what is professor saying to us। और यही चीज है कि आप सिंधी बोले, उर्दू बोले,
लेकिन इंग्लिश में भी बोले, लेकिन इतना समझाएं कि बच्चा आपकी वो चीज समझ जाए और देख भी ले अपने आंखों से कि है क्या। तो असल चीज है कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होनी चाहिए, बच्चे को आप वो चीज दिखाएं जो आप पढ़ा रहे हैं, समझाएं उसी तरीके से, ताकि बच्चा जब, क्योंकि देखें जब सुनता है इंसान भूल जाता है, देखता है तो उसको थोड़ा यकीन होता है, लेकिन जब करता है तो समझ जाता है। अच्छा। तो करना, अंडरस्टैंडिंग तभी आएगी जब वो करेगा उस चीज मैं को। यहाँ पे आपसे एक बात पूछना जी चाहूंगा। जी आपकी बेसिक एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल से थी? हाँ, अब आपने मेरी बचपन छेड़ दिया। मैंने जब मैं बच्चा था, मैं अच्छी तरह याद है, मैं ट्यूशन पढ़ता था। मैंने गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला ले ली थी, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल जाता नहीं था। अच्छा। और जस्ट एग्जाम में जाता, लेकिन 5वीं जमात में मेरा गवर्नमेंट स्कूल से एक्सपोजर हुआ, उसमें मैं दाखिला, क्योंकि मेरी ट्यूशन टीचर जो है ना वो शिफ्ट हो गई थी, जो मुझे पढ़ाती थी, और वो चली गई। तो उसके बाद मैंने प्राइमरी स्कूल में दाखिला लिया, और प्राइमरी स्कूल में जब दाखिला लिया तो मुझे मजा नहीं आया। वहाँ का माहौल, वहाँ का कल्चर, वहाँ की फैसिलिटीज, एक बेंच पे बैठते थे, चाक और होता था, और दूसरा यकीन करें गन्ने से हमारी पिटाई होती थी। सर अब हम इस तरफ आएंगे कि जैसे हमने इश्यूज की बात की, तो आपने एक बात डिस्कस की यहाँ पे कि पंजाब का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा बहुत अच्छा है, और सिंध का भी जो है ना थोड़ा बहुत पीछे आ रहा है। इस पे एक चीज ये भी है कि करिकुलम का फर्क है, बुक्स वहाँ की चेंज है, यहाँ की टीचिंग मेथड भी और पॉलिसी भी चेंज हो सकती है, पर बुक्स भी है। जब मैं फर्स्ट ईयर अंडर में पढ़ता था तो एक तो मैं अपनी बुक्स पढ़ता था, दूसरा मैं पंजाब की बुक्स भी पढ़ता था, क्योंकि जो पंजाब की बुक्स थी ना वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। तो उस टाइम पे जब मैं इंटर क्लास में था, तब जो हुकूमत थी, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि सिंगल करिकुलम पॉलिसी होनी चाहिए। मतलब ओवरऑल जो है वो पूरे मुल्क में एक ही बुक पढ़ाई जानी चाहिए, ताकि ऐसे ना हो कि एक बच्चे जो है, एक प्रोविंस के बच्चे पीछे हों और दूसरे आगे हो, मतलब सब बराबर होने चाहिए। तो लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया इस बात पे कि ये सही नहीं है, हर गवर्नमेंट की अपनी मर्जी है, हर प्रोविंस का अपना सिस्टम है। आप इसको कैसे देखते हैं? एज अपॉर्चुनिटी देखते हैं, या आपको लगता है कि ये चीज सही नहीं है, हर किसी को अपने हिसाब से, और अगर इम्प्लीमेंट हो जाती तो क्या फायदा होगा इसका? ओके बेटा, देखें दो चीजें समझ लें। हर सिस्टम की अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ये नहीं कि सिंगल सिलेबस जो है वो कामयाब जाता और जो मल्टीपल सिलेबस है वो कामयाब नहीं जा रहा। ये हमारी सोच है। मैं मानता हूं अगर सिंगल करिकुलम होता तो ये जो इक्वलिटी का कंसेप्ट जो इमरान खान ने दिया था उस टाइम पे, यकीन अच्छा कंसेप्ट था कि भाई सब बराबर हों। लेकिन मेरा कहने का मकसद है, अगर आप सबको बराबर करें तो ये आप एक ऐसा निजाम ला रहे हैं जहाँ पे बच्चों को आप मजबूर करेंगे वही चीज पढ़ें जो सब पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे एक्सेप्शनल होते हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ज्यादा मकसद एक्टिव होते हैं आपसे ज्यादा। उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है सिस्टम कितना भी, उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने टीचर को फोकस करना था, अपने इंस्टीट्यूट को। मीन सिर्फ करिकुलम नहीं, आप इदारों को भी तो बराबर करें ना। गवर्नमेंट इदारे देखें, प्राइवेट इदारे देखें। अच्छा, गवर्नमेंट के दरमियान भी देखें, कुछ स्कूल अच्छे होंगे, कुछ स्कूल कम होंगे, किसमें लेबॉर्टरी होगी, किसमें लेबॉर्टरी नहीं होगी। तो आपको एक मुकम्मल ओवरऑल चेंज चाहिए था। सिर्फ करिकुलम चेंज करने से कुछ नहीं होगा, आपको एक सिस्टम चेंज, होलिस्टिक सिस्टम चेंज चाहिए, जो कि इतनी आसान नहीं थी बात, क्योंकि आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेंज करना पड़ेगा। अब देखें यहाँ पे टंडजाम जहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ पे आप प्राइमरी स्कूल अगर कॉलोनी का देखें तो उसका देखें उसमें क्या निजाम है, हाई स्कूल जाके देखें वहां पे क्या सिस्टम है, आपको वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी। टंडजाम सिटी में जाए वहां पे वो फैसिलिटी नहीं है, लेकिन अगर आप हैदराबाद की जाए तो आपको थोड़ा इंप्रूव मिलेगा। इसी तरह आप पंजाब की तरफ जाएंगे तो उनका सिस्टम हमसे बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। वहां पे मकसद मेरा, इस वक्त मेरे बच्चे भी वहीं पढ़ रहे हैं, मैं उनको देखता हूँ, उनकी पढ़ाई हमारे इन सिस्टम से अच्छी क्यों है? क्योंकि वहां पे प्रैक्टिकल ज्यादा कराया जाता है, प्रैक्टिकल स्किल्स ज्यादा दी जाती है, उनके पास लेबोरेटरी ज्यादा है, उनके पास लाइब्रेरी अपडेटेड होती है, उनके पास जो भी कंप्यूटर सिस्टम भी अपडेटेड है। डिजिटल लाइब्रेरी की हम बात करते हैं, हमारे पास डिजिटल लाइब्रेरी की सिर्फ कंसेप्ट है कहाँ, अगर आप ढूंढे तो आपको नहीं मिलेगी। ये चीजें बेटा, जब आप एक सिंगल करिकुलम ला रहे हैं तो आपको ओवरऑल चेंज चाहिए, मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर का, टीचिंग का, और उसके लिए आपको एक मकसद पूरा कंप्लीटली चेंज होना चाहिए। ओवरऑल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है। देखिए टीचर से क्या होगा, मुझे बताएं। अगर आप चले, आप करिकुलम की बात करते, क्या होगा करिकुलम चेंज करने से? एक टीचर को यही नहीं पता कि वो करिकुलम जो पंजाब में पढ़ाया जाता है अगर यहाँ पे पढ़ाया तो उसको पढ़ाने का तरीका क्या है। भले वो कितना भी काबिल हो, लेकिन उसका डिफरेंट होगा पर्सपेक्टिव टीचिंग का। उसके लिए आपको सिमिलरली इक्विपमेंट्स चाहिए, प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग चाहिए,
मतलब और ये आपके चीजें कहने हमारे का पास मतलब कम ये है। है कि इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होने चाहिए तो ये छोटी मोटी चीजें खुद ही कवर हो जाएंगी। आस्ते आस्ते होंगी डेफिनेटली। अच्छा ये ऐसे नहीं है कि चेंज हमेशा एक टाइम लेती है। हाँ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हुक एंड लूप का आपने कंसेप्ट सुना है कि नहीं? हुक एंड लूप होता है, एक होती है हुक, एक होती है लूप जो पकड़ता है उसको। जैसे हम क्रिकेट में पेड इस्तेमाल करते हैं या ग्लव्स पहनते हैं, हाँ जिसमें आजकल ये जैकेट पहनते हैं उसमें एक चिप की आवाज आती है। ये हुक एंड लूप कंसेप्ट 1969 में जब चांद पे जा रहे थे लोग, तब ये इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि वहां पे कड़े थे, कड़े वजनी थे, तो उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था हुक एंड लूप सिस्टम। बिल्कुल हल्के थे, लेकिन ये कैसे आया? एक बंदा जा रहा था कांटों के दरमियान, अगर आपने कांटेदार शाखें देखी तो उसमें चिपक गए उसके कपड़ों में, तो उसने कहा ये क्या चीज चिपकी है। उसने वहां से ये चीज इंट्रोड्यूस की। अब देखे ना कैसे लर्निंग कैसे हो रही है उसको। स्कूल से उसने नहीं पढ़ा, ये उसने कहां से सीखा? इनफॉर्मल तरीके से सीख लिया। तो जब चीजें आती हैं सीखने के लिए, तो आपको हर किस्म की मेथड्स को अप्लाई करना पड़ेगा, टीचर को भी रिप्लाई करना पड़ेगा, आपको अपने स्टूडेंट्स का भी एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, और उनके लिए वो बेसिक फैसिलिटी जो चेंज आप चाहते हैं वो मुकम्मल आप उनको दें तो सही ना। देखिए सीड आपने ले लिया, जमीन आपने अच्छी नहीं दी, वही जो स्टूडेंट की बात कर, जमीन आपने अच्छी नहीं दी, इनपुट सही नहीं है, तो कैसे होगा बेटा? वो सीड ग्रो करेगा ही नहीं ना। तो सीड को ग्रो करने के लिए हमें एक मुकम्मल एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। अच्छा, ये तो हमने बेसिक एजुकेशन की बात कर ली। अब हम आते हैं हायर एजुकेशन में, हाँ क्योंकि हाँ, आपका जो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है वो हायर एजुकेशन के साथ जी है, हाँ आप जी हाँ। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, क्योंकि बेसिक एजुकेशन को डिस्कस करना जरूरी था। अब हम आते हैं हायर एजुकेशन में, चीजें हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले अब हम इस बात पे डिस्कस करेंगे, अभी ओवरऑल सिंध में पूरी यूनिवर्सिटीज बंद पड़ी हुई हैं। मतलब क्लासेस जो है ना सस्पेंड लगी पड़ी हुई हैं, हमारी क्लासेस भी नहीं चल रही है। इशू ये आ रहा है कि जो सीएम सिंध है वो बोल रहे हैं कि हमारे पास जो प्रोफेसर्स हैं वो इतने ज़्यादा कहीं पे कॉम्पिटेंट नहीं है वाइस चांसलर, तो उनको हम हटा भी नहीं सकते, तो हम ब्यूरोक्रेट्स को भी लेके आए। तो हालांकि ये कॉन्सेप्ट सही है या नहीं है, इस पे जो टीचर्स हैं उन्होंने क्लासेस जो है वो सस्पेंड कर दिए। उनका कहना ये है कि जिसकी पीएचडी नहीं हुई वो जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे आएगा, उसको रिसर्च का पता नहीं होगा। तो आप कैसे देखते हैं यूनिवर्सिटीज का स्टेटस पाकिस्तान में, और ये सच में इतना बड़ा इश्यू है एडमिनिस्ट्रेशन का, या जस्ट ये चलिए इतना मैं शो आपको करने की आज कोशिश किया? एग्जाम्पल देता हूँ क्योंकि आपको। आप वाइस चांसलर भेजेंगे तो हाँ आपको सिस्टम का तो पता है। बिल्कुल, मैं आपको एग्जाम्पल देता बेटा। आप क्रिकेट एक बहुत पॉपुलर गेम है, ठीक है ना? यस सर। अब क्रिकेट में एक होता है कोच, एक होता है मैनेजर, ठीक है ना, एक होता है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड। अगर इन तीनों को क्रिकेट खेलना ना आती हो तो क्या ये चला सकते हैं क्रिकेट? आई डोंट थिंक के चला सकेंगे। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि एक वाइस नॉन एकेडमिशियन आप बिठा दें, नॉन रिसर्च, उसका कोई एटीट्यूड ना हो एकेडमिशियन का, रिसर्च का, सिर्फ वो एक वो सिंपल क्रिकेट देखने वाला बंदा हो, लेकिन उसको क्रिकेट का एक्सपीरियंस ना हो, आप उसको बिठा रहे हैं। कैसे इंप्रूव करेगा एजुकेशन जब उसको एजुकेशन का पता है नहीं? लेट्स सी, हम एग्रीकल्चर में बैठे हैं इस वक्त, बेटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और इसमें आप डीएम भी पढ़ाते हैं, ठीक है ना? अब मैं आपसे यहाँ पे अगर आप बिठा दें किसी ऐसे बंदे को जिसने BA पास किया, क्योंकि सेक्रेटरी लेवल के जो बंदे ज्यादातर सीएसएस वाले MA होते हैं और वो बीएससी होती है। इम्तिहान दे के और पास BSc बाद में जाके वो करते हैं, लेकिन अगर एग्रीकल्चर उसका नॉलेज ही नहीं एग्रीकल्चर का, तो वो कैसे एड्रेस करेगा? डेफिनेटली उसको डिक्टेशन चाहिए, वो भी फिर प्रोफेसर से लेगा। अब जो ये पॉलिटिकल सीनियर बन रहा है, इसमें एक बात समझ लें कि जो हमारी फेडरेशन है वो भी इसी पे काम करेगी। भाई अगर आप नॉन एकेडमिशियन बिठा दें, नॉन रिसर्च एटीट्यूड बिठा दें, तो उसका जो मकसद वो नहीं कर सकेगा जो एक प्रोफेसर कर सकता है। आपका बोलने का तरीका ये, आप ये बोलना चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेट नहीं टेक्नोक्रेट होने चाहिए वहाँ पे? नहीं होना चाहिए, एकेडमिशियन होना चाहिए, रिसर्चर होना चाहिए। हाँ। अब जो ये इन लोगों ने जो कल चीजें की हैं कि भाई ये अच्छा, इसमें मैं एक चीज ऐड करना हाँ चाहूंगा, जिस यूनिवर्सिटी के हैं उसी फील्ड का होना चाहिए एग्जैक्टली दूसरी फील्ड का नहीं कंपलसरी है। उसका सबब है आप एक फोरम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको क्या पता कि एग्रीकल्चर क्या है? आप फॉर मैं जाता हूँ मेडिकल साइंस में वाइस चांसलर बन के, मुझे क्या पता मेडिकल साइंस का? कल कोई सेमिनार हो रहा है, मैं वहां पे क्या करूंगा? आप समझ रहे हैं ना? चलिए मैं और चीजों पे वहाँ पे बैठे ही रहेंगे जैसे बैठे। मकसद कोई लंग्स पे बात कर रहा होगा, मुझे क्या, मेरे सर में दर्द पड़ जाएगा। तो फील्ड का बंदा होना चाहिए, कम उसको एकेडमिक और रिसर्च का पता होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं जो चीजें कि जब कोई वाइस चांसलर आता है, वो वाइस चांसलर क्या करता है? वो यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है हर फोरम पे, ठीक है ना? अब जब हर फोरम पे, हर फैकल्टी में, हर डिपार्टमेंट में अगर आप इंटरफेयर करना शुरू करें इस किस्म के, क्योंकि आपने स्टार्ट लिया ऊपर से नीचे तक आप चले गए, तो मुझे बताएं तालीम का क्या होगा? तालीम को आपने जो है ना एक सिम बाल बना दिया है, जहां दिल चाहे फेंक दिया। 18 अमेंडमेंट जो आई थी,
जिसमें हमें सूबे में डाल दिया गया। ऑटोनोमस हो गई थी, हो गई। नहीं ऑटोनोमस नहीं हुआ था, वो उन लोगों ने फेडरेशन से लेके हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डाल दिया। एजुकेशन वहाँ पे एजुकेशन है, हाई एजुकेशन को हाँ। सारी सूबाई सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, उसमें काफी चीजें आई थी, लेकिन जब हम फेडरेशन में थे, फेडरल थे, हाँ, तो हमारे पास कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं थी। अब आप देखें, प्रोविंस की नहीं थी, नहीं थी किसी भी, फेडरल की। कोई भी नहीं थी। सिर्फ हम गवर्नर के थे, गवर्नर चांसलर था, और HEC चेयरमैन जो था वो सारा हमारा वो पॉलिसीज बनाता, वन मैन शो था। ठीक है ना, अच्छी तरह। अब क्या हो रहा है, जिस सूबे में आप देखें, हर जिले में यूनिवर्सिटी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है पता है आपको? क्यों बढ़ रही है? क्यों? तालीम बढ़ाने के लिए नहीं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, ताकि लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट देते रहे। तालीम उनका सेकेंडरी इशू है। इस वक्त कोई भी गवर्नमेंट तालीम पे काम कम कर रही है। हाँ, यूनिवर्सिटी बन रही है, देखिए यूनिवर्सिटी बनना तालीम नहीं है, ये बात याद रखिए। ये जो दिखा हुआ है एग्जैक्टली, एक आपने चीजें बना दी, उसमें लोग आपने ऐसे बिठा दिए, तो उनको क्या पता तालीम क्या होती है। तालीम बड़ी बात होती है, लेकिन तालीम के लिए आपको वो रोशनी चाहिए जो आप उन लोगों को ले आए, जो रोशनास करे उन लोगों को, जो आपकी फ्यूचर जनरेशन है, डेवलप होंगी। अब जो CM बैठे हैं, अगर आज प्रोफेसर को कम या ज्यादा कह रहे हैं, उनसे एक सवाल तो ये पूछा जाए कि आपको किसी उस्ताद ने नहीं पढ़ाया था, आप उन्हीं पे मिट्टी उछाल रहे हो, आप भी तो शागिर्द रहे हो। ये बोल रहे हैं ना कि हम टीचर्स को जो है ना पीछे नहीं छोड़ रहे हैं, Exactly. टीचर्स भी अप्लाई कर सकते हैं वो भी। इंटरेस्टिंग बात सुने, इंटरेस्टिंग, जो सर्च कमेटी बनाई गई है, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमसे लेस क्वालिफाइड है, पता है आपको? ये नहीं ये मैं इंटरव्यू में बैठा हूँ ना, मैं खुद देखता हूँ जाके इंटरव्यू, मुझे तो हंसी आती है कि एक सेक्रेटरी जो बैठा हुआ है, जो आपका जो 2 सेक्रेटरी बैठे होते हैं, या कोई वो क्या कहते हैं, चेयरमैन सिंध HEC जो कमेटी का, सर्च कमेटी का चेयरमैन होता है, इंटरेस्टिंगली दे आर लेस क्वालिफाइड देन आवर प्रोफेसर्स। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे अच्छे अच्छे प्रोफेसर है। जिस वक्त प्रेजेंट वाइस चांसलर हमारे बेटे डॉक्टर अल्ताफ साहब, ग्रेट रिसर्चर, ग्रेट एकेडमिशियन, मैं आपको आज ऑनेस्टली बताऊं, इससे कोई बंदा नहीं है हमारे बीच में, लेकिन क्या ये सिलेक्ट होगा फ्यूचर वाइस चांसलर? वी डोंट नो, वी आर अनश्योर, हमें पता ही नहीं है। आप वाइस चांसलर बनाएं, एकेडमिक की तरफ उनको रागिब करें, फाइनेंशियल मैटर में उनकी हेल्प करें। सूबाई हुकूमत का ये काम नहीं होता कि आप उनके एकेडमिक चीजों में कोई जाके छेड़छाड़ करें, उनके आप फाइनेंशियल सपोर्ट करें। और याद रखें, क्वार्टरली रिव्यू करते आए कहाँ पे यूनिवर्सिटी जा रही है। तालीम के एक लिए चीज उन्होंने यहाँ पे भी ऐड की कि जो मसला है वहाँ पे वाइस चांसलर के साथ CM ने बात की कि ये है कि कुछ वाइस चांसलर साहब ऐसे आ जाते हैं जिनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती, उन पे करप्शन के केसेस होते हैं, चलो करप्शन को तो साइड पे रखें, कुछ बहुत सारे और इश्यूज होते हैं भाई, लड़कियों के इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, तो हम उनको हटा भी नहीं सकते बीच में। अगर हम हटाते हैं तो फिर कोर्ट से फिर फैसला है कि मैं आपसे पूछूं, VC चूज कौन करता है? फिर वही बात आ रही है, गलती किसकी है? हमारी। हम 100 प्रोफेसर बैठे हैं, 100 प्रोफेसर में आपको वही प्रोफेसर मिलते हैं जो आप पहले ही सिलेक्ट करके बैठे हैं। वही एडवर्टाइजमेंट जब आती है तो वही आती है जो बंदे को स्पेसिफिकली बंदे के लिए आती है। यहाँ पे मैंने खुद देखा है, यहाँ पे वाइस बनते हुए। अच्छा, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैं खुद एक इंटरव्यू में गया था, ठीक है ना, इन वाइस चांसलर जो डॉक्टर फतेह बरी साहब अपने थे, और हम उसको ऑन करते हैं आज भी। उससे पहले जो वाइस चांसलर थे मुजीब सेहराई साहब, ही वाज मैकेनिकल इंजीनियर, उसको एग्रीकल्चर बैठा दिया गया। यूनिवर्सिटी को क्या करके गया वो सबको पता है। यूनिवर्सिटी कहाँ पहुंची हमारी इस वक्त, हम कहाँ तक पहुंच गए, अकेडमिक कहाँ चली गई हमारी, फाइनेंशियल पोजीशन कितनी गिर गई कि जब ये जा रहे थे तो 65 करोड़ रुपए हम खसारे में थे। ये बहुत बड़ा खसारा होता है, आपको पता है अकेडमिक, क्योंकि अकेडमिक इंस्टीट्यूट पैसा प्रोवाइड नहीं करते, पैसे नहीं जनरेट करते। एकेडमिक इंस्टीट्यूट बच्चे पैदा करते हैं, ये हमारी प्रोडक्ट होती है। जिस तरह आप हो, कल जाओगे रिप्रेजेंट करोगे यूनिवर्सिटी को, तो आप हमारी प्रोडक्ट हो, ना कि हम फाइनेंशियल रिसोर्स पैदा करते हैं। ये तो ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात हो गई, स्टेटस हो गया यूनिवर्सिटीज का। ओवरऑल हम देख रहे हैं इतना ज्यादा तो अच्छा नहीं है, बट इम्प्रूव होना चाहिए। अब हम आते हैं रिसर्च कल्चर पे। नहीं, मैं उस पे आऊंगा। आपने कहा कि ओवरऑल यूनिवर्सिटी का स्टेटस अच्छा नहीं है सर, ये हम लास्ट में ना इसको चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपकी मर्जी। ये हमें क्वेश्चन मैं इस बात पे एग्री नहीं हूँ कि यूनिवर्सिटी का स्टेटस अच्छा नहीं है। यूनिवर्सिटी अच्छी है, लेकिन उस पे मैं चलो कंक्लूड करूंगा। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में जब हम आएंगे ना, मैं और बताऊंगा एकेडमिक अच्छी है हमारी। हाँ, मैं लास्ट में उससे क्वेश्चन पूछूंगा। मैं अब आऊंगा रिसर्च कल्चर पे। जो हायर एजुकेशन होती है उसमें और बेसिक एजुकेशन में फर्क होता है। ये होता है कि यूनिवर्सिटीज का मेन काम ये भी होता है कि रिसर्च को बढ़ाएं, क्योंकि रिसर्च बढ़ेगी तो ओवरऑल कंट्री की जो है डेवलपमेंट होगी। आप बड़े बड़े कंट्रीज देख लें जो ज्यादा डेवलप्ड है, उनकी रिसर्च बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अगर आप चाइना का एग्जाम्पल ले लें ना, अभी चाइना सुपर पावर क्यों बन रहा है? क्योंकि
उनका एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है कि वो रिसर्च में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो हमारी जो रिसर्च कल्चर है वो क्यों डेवलप नहीं हो सका है? क्या इसमें हमारी अपनी गलतियां हैं या हमें वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता? दो चीजें बेटा, आपने चाइना एग्जाम कोट किया कि चाइना हमसे रिसर्च में अच्छा है, ठीक है ना। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं इन रिसेंट बात कर रहा हूँ कि मैं गलती उन्होंने मैं आ रहा हूँ। वहां पे एक चीज है जो नहीं है, जो हमारे पास है, उसको हम कहते हैं करप्शन। वो करप्शन पैसों की नहीं होती, एकेडमिक करप्शन होती है, मेंटल करप्शन होती है, जो आपने बात पहले भी की, साइकोलॉजी करप्शन होती है, हर किस्म की करप्शन को आप मनी में ना लें, हर किस्म की करप्शन ले। वहां पे इन चीजों पे बहुत सख्ती है, टाइम की करप्शन। एग्जैक्टली। वहां पे लोग अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, यहाँ पे हम अपने लिए काम करते हैं। दूसरा फर्क, हम अपने लिए काम करते हैं। मैं प्रोफेसर हूँ, मैं अपने घर के लिए काम करूंगा, अपने लिए एक, लेकिन वहां पे लोग मुल्क के लिए, कौम के लिए काम करते हैं। वो वहां पे एक कौम है, हमारे पास मुख्तलिफ कौम है। चले उस चीज इसको छोड़े, आगे बढ़ते हैं। रिसर्च कल्चर, बेटा रिसर्च के लिए आपको क्या चाहिए? आप विद्या के शागिर्द हैं, आपको क्या चाहिए बताएं? लेबोरेटरी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, रिसर्च जर्नल चाहिए, ठीक है, एक्सेस टू फंड्स चाहिए, फंड्स के लिए एक्सेस चाहिए या नहीं? ये चीज चाहिए ना। जब आपके पास ये चारों, एनवायरनमेंट चाहिए, एनवायरनमेंट अगर ये ना हो आपके पास तो, एंड वेल टीच प्रोफेसर्स चाहिए, एग्जैक्ट ना होते। प्रोफेसर तो है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको ये बात बता दूं, इस वक्त जो यूनिवर्सिटीज की पोजीशन है ना बेटा, इसमें फॉरेन क्वालिफाइड काफी है, काफी पीएचडी काफी आ गए इस वक्त। हमारी यूनिवर्सिटी में देखो 70% पीएचडी बेटे फॉरेन क्वालिफाइड है। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं आता, लेकिन असल चीज है कि देखिए अगर आप प्रोफेसर आते हैं तो उनको ये चारों पांचों चीजें ना मिले तो क्या रिसर्च कर सकते हैं? जवाब भी नहीं। तो वो क्या करते हैं फिर, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई करते हैं और ज्यादा प्रोजेक्ट्स कैच करते हैं मुख्तलिफ फंडिंग एजेंसी से। हमारे यूनिवर्सिटीज में इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी है, नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स भी हैं। ये नहीं है कि रिसर्च कल्चर नहीं है, रिसर्च कल्चर है। अगर ये रिसर्च कल्चर ना होता तो मुझे आप ये बताएं कि ये जो इतनी पब्लिकेशंस हम करते हैं, इम्पैक्ट फैक्टर में करते हैं, कहाँ से करते हैं? हम अपने घर से करते हैं? नहीं, ये डेफिनेटली रिसर्च से प्रोड्यूस चीजें होती है। आप हमारे एसेट हो, आपको हमने इन्वॉल्व किया किसी रिसर्च में, ठीक है। जब आप मास्टर्स कर रहे हो तो हम मास्टर लेवल पे रिसर्च कराते हैं बेटा, तो आपकी जो प्रोडक्ट होती है वो होती है रिसर्च थीसिस, जिससे हम एक पब्लिकेशन निकालते हैं। यही तो रिसर्च कल्चर होता है ना, यही रिसर्च होती है। पर यहाँ पे एक और बात आती है कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च नहीं है। मतलब रिसर्च जर्नल्स में इनके पब्लिश हो रहे हैं आर्टिकल्स वगैरह, जो चीजें हो रही है, हमारी रिसर्च इतनी बड़ी है, पर प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं किया जा रहा है। अपडेट, ये कह सकते हैं कि अपडेट जो चीजें आती है उनमें थोड़ा हम पीछे, क्योंकि हम थोड़े उन चीजों से दूर बैठे हैं। जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन चीजें होती है वो कम मिल रही है। लेकिन जो आपने कहा प्रॉब्लम ओरिएंटेड, तो बेटा रिसर्च किस पे होती है? इश्यूज पे ही होती है नहीं, या डेवलपमेंट पे? नहीं बेटा, रिसर्च प्रॉब्लम पे होती है। जो जब प्रॉब्लम होगा तो रिसर्च होगी ना। नॉलेज गैप है तभी तो रिसर्च कर रहे हैं ना। यही तो रिसर्च होता है बेटा, कि आप एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो। लेट्स सी, ये मैंगो आपके सामने है, ठीक है ना। इस वक्त इस मैंगो पे एक चीज अटैक कर रही है, नजर आ रही है आपको? आई थिंक मुझे तो नहीं आइडिया है, पर मैं एग्रीकल्चर हाँ पर है। चल मैं बता रहा हूँ, मैंगो यहाँ पर वो उसका रस चूसेगा, जब इसमें बूर आएगा तो उसका रस चूसेगा। ये रस चूसेगा, इसको रोकने के लिए कौन से तदारक करने चाहिए? एक तो हमें आसान एग्जाम्पल होता है, स्प्रे कर दो। लेकिन इस वक्त रिसर्च हो रही है कि इस मैंगो ऑफर को जहर के बगैर किस तरीके से वो रोके। ये प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट ना पड़े। एग्जैक्ट प्रोडक्ट नहीं, उसके अलावा एनवायरनमेंट भी सेफ हो। हम काम करें। इस वक्त क्लाइमेट हमारा चेंज हो रहा है। इस वक्त हमारे जो साइंटिस्ट है वो इस बात पे काम करे, पानी कम हो रहा है। देखिए ना, पानी जब कम हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रही है, अचानक बारिश हो रही है, अचानक गर्मी होती है सर्दियों में, तो बेटा हमारे रिसर्चर ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके आगे बढ़ रहे हैं, न्यू वेराइटीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नई चीजों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये नहीं है कि नहीं कर रहे। हाँ, ये अलग बात है। मैंने वही कहा कि जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे तो रिसर्च करें। हाँ, चीजें वही है कि आपके रिसोर्सेज नहीं है, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे? अच्छा सर, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। मैंने ये रिसर्च पे ना एक पॉडकास्ट किया था डॉक्टर अब्दुल्ला आरजू के साथ। बड़े ग्रेट साइंटिस्ट थे, बड़े ग्रेट। मतलब हमारी यूनिवर्सिटी में अगर कुछ 2-3 लोगों के टॉप वालों में नाम लिया जाए तो जरूर आएंगे। बिल्कुल, आई डू एग्री। मैं उनके पास पढ़ा ही था, पर उनका बहुत ज्यादा नाम है, तो मैंने उनके साथ जब गया उनके पास, ये उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया, क्योंकि उनकी फील्ड रिसर्च थी। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि हमारी जो रिसर्च है, लोगों ने उनको कमाई का जरिया बना दिया। मतलब आप पीएचडी क्यों कर रहे हैं लोग, कि 25,000 उनको जो है ना एक्स्ट्रा मिलेंगे।
उनसे पूछेंगे न्यू रिसर्च जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड है उस पे क्यों नहीं आ रहे हो? सर वो मेरी पीएचडी हो गई है, मेरे ग्रेड मिल गया उतना, अब मैं अगर करूंगा या ना करूंगा तो मुझे फायदा नहीं है। तो आप इस बात से एग्री करते हैं कि ये मैं अभी फिर उसी बात पे जो मैंने पहले बात की, याद कीजिए, 3 चीजें बताई, नॉलेज, स्किल और तीसरी चीज क्या थी? एटीट्यूड। रिमेम्बर, यस सर, दिस इज वेयर वी आर लेकिंग, अगेन वी आर लेकिंग। हम यकीनन यही चीज है कि हर कोई बंदा ये चाहता है कि मुझे प्रमोशन मिले और उसके लिए वो पीएचडी करता है, रिक्वायर्ड पीएचडी करके वो प्रमोशन लेने की कोशिश करता है। यकीनन हर इंसान में एक थोड़ा फितरती अमल होता है कि वो थोड़ा बहुत ग्रीडी भी होता है कि मैं आगे बढ़ूं, पीएचडी भी करूं। वो जो आपने कॉन्सेप्ट दिया पर्सनल डेवलपमेंट, मैं एग्री हूं, लेकिन देखें बेटा, जहाँ पे अच्छी चीजें भी होती है वहां पे इस किस्म की चीजें भी हमें नजर आती है। सब टीचर से नहीं है, कुछ हैं। मानता हूं मैं आपसे, डॉक्टर आजी साहब की बात से मैं एग्री करता हूं कि कुछ रिसर्चर इस बात पे मुतफिक, लेकिन उनका एक्सपोजर शायद उन चंद बंदों तक महदूद था जो ये काम करते थे। उनका प्रोफेशनल मेरा डॉक्टर अब्दुल आरिज से अच्छा ताल्लुक था, और डॉक्टर अब्दुल आरिज साहब जो मेरे वाइस चांसलर थे, मेरे एडवाइजर भी थे। उनसे बिल्कुल एकेडमिक एडवाइजर थे हमारे, और वाइस चांसलर के तो मेमन साहब ने रखा, तो मेरे भी वो एकेडमिक एडवाइजर, और इवन फतेह बरी साहब के रिटायरमेंट तक एकेडमिक एडवाइजर। बड़े अच्छे आइडियाज होते थे उनसे, कभी भी आपका इंटरेक्शन तो पूछे कि मैं अच्छे आइडियाज को किस तरह अप्रिशिएट करता था, और किस तरीके से हमने ऐसी चीजें लाए कि जो रिसर्चर थे उनके लिए हमें मुकम्मल तौर पे एक अलग से एक सेपरेट सेक्शन बना दिया था कि आप जाके अपनी मुकम्मल खुली रिसर्च करो। डॉक्टर फतेह बरी साहब जैसे आए, उन्होंने कितने प्रोजेक्ट्स लाए? इस वक्त 300 के करीब प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे पास, जो मुझे याद पड़ता है कि लास्ट बजट में मुझे पता है 300। लेकिन ये तो हमारी एक यूनिवर्सिटी है। ओवरऑल देखें, इंटरनेशनल हम जाते हैं ना, बाहर जाते हैं, देखें आप भी बाहर जाओगे, आपको सिर्फ मौका मिले, आप मैंने मीन्स इस वक्त भी मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट को सुपरवाइज कर रहा हूँ, इस वक्त भी मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट को सुपरवाइज कर सकता हूँ, तो हमें एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, सिर्फ हमें मौका नहीं मिलता। तो ये चीज जो डॉक्टर आरिफ साहब की मैं एग्री करता हूँ, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कहता बेटा, कोई यकीनन कुछ वही सेम बात आपकी कि इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होंगे तो ओवरऑल एग्जैक्टली रिसर्च भी स्ट्रांग हो गया। नेक्स्ट चीज पे आते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। हम ओवरऑल जब भी बात करते हैं यूनिवर्सिटीज पे, आप खुद भी पढ़े हैं, अभी आप टीचर हैं, मैं भी यूनिवर्सिटी सेम में हूँ, हम जब लैब्स में जाते हैं ये सुनते हैं कि हमारे पास जो है ना रिसोर्सेज की कमी है। हालांकि वही टीचर वही सब्जेक्ट पढ़ाने जब क्लास में आता है वो बोलता है कि इस सब्जेक्ट का इतना बहुत ज्यादा स्कोप है, दुनिया पता नहीं कहाँ पहुंच गई। इसका मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ वेटनरी साइंसेस, हम सपोज करें एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं लाइव स्टॉक, हमारी जो एग्रीकल्चर की इकोनॉमी है वो उसमें कंट्रीब्यूट करता है 62%। एग्जैक्टली, मतलब आप समझिए कितना स्कोप, बहुत ज्यादा है। एग्रीकल्चर में भी 62% लाइव स्टॉक से। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट कुछ नहीं है उसके पास। आप वाइस चांसलर रहे थे, आपको पता होगा क्या है। किया था, हाँ। इवन जो फीड होती है वो हमारी अपनी नहीं होती, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। हमारे डिपार्टमेंट सेल्फ सस्टेनेबल क्यों नहीं है और कैसे बन सकते हैं, चले और क्यों जरूरी है? मैं आज से तकरीबन 40 साल पीछे जाना चाहता हूँ, जब मैं छोटा बच्चा था। आपसे एग्जैक्ट 40 साल पीछे जाऊंगा। ये कॉलोनी जब नहीं बनी थी, ये नहीं बने थे, जिस बंगले में बैठे ये नहीं बने थे। मैं आता हूँ एग्जाम्पल पे, यहाँ पे अंडे, गोश्त, दूध, मक्खन यूनिवर्सिटी से मिलता था हमें, हम बाहर से नहीं लेते थे। अच्छा, यूनिवर्सिटी से लेते थे ये चीजें जो थे। दूसरी बात बताओ आपको, आपने जो कहा कि सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, देखें यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज कौन से, पहले ये समझें। नंबर 1 रिसोर्स जो होता है उनका स्टूडेंट होता है, उनकी फीस होती है, ठीक है, क्लियर हो गया। सेकंड होती है उनकी जमीन है जिसपे वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे वो अपना आउटपुट लेते हैं, ठीक है ना। हर यूनिवर्सिटी के पास एसेट्स कह सकते हैं, जो भी चीजें एसेट, लेकिन हर यूनिवर्सिटी के पास इस किस्म की अपॉर्चुनिटी होती है। जनरल यूनिवर्सिटी के पास तो जमीन होती ही नहीं है, लेकिन उनके पास, हमारे पास एग्रीकल्चर तो हम लैंड होती है, एग्जैक्टली, ठीक है ना। इसी तरह लाइफ। अब देखें बेटा, अगर आप यूनिवर्सिटी में बैठे, आपको 10 बंदे चाहिए और आपने 100 बंदे रखे, तो क्या होगा? आप पे फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाएगा। हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन ये जो पीरियड एरा आया है ना, जो जब ये 18 अमेंडमेंट आने के बाद जब सिंध गवर्नमेंट की तरफ हम चले आए, या गवर्नमेंट के उसमें नेशनलाइज से हम प्रोविंशियल लेवल पे आ गए, तो बेटा फिर क्या हुआ? पॉलिटिकल प्रेशर पड़े और लोगों की धड़ाधड़ अपॉइंटमेंट्स हुई। जैसा मैंने पहले कहा कि हर जिले में यूनिवर्सिटी बन रही है, अब तो हर जिले में बनाने की कोशिश की जा रही है, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। मींस आपने तनख्वाहें जो है ना, इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी 91% तनख्वाह पे खर्च कर रही है। कितना? यस, 91%, 9% ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है।
अब आप सेल्फ सस्टेनेबिलिटी स्टूडेंट की फी बढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाएं हम अपने मिस्किन लोगों के बच्चों के, जो गरीब लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं उनकी फी कैसे बढ़ाएंगे हम। मकसद इस वक्त भी आप देखें हम 30,000 ले रहे हैं, लेकिन हमें लगता है ज्यादा है, कम लेने चाहिए। ये 15 ले रहे हैं तो कम लेने चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे दूर से आते हैं, दराज से आते हैं, यहाँ पे उनका सिर्फ ये फी नहीं होती, उनका अपना खर्चा भी होता है, खाना पीना भी होता है। तो बेटा स्टूडेंट से फी नहीं बढ़ा सकते। अच्छा, जो रिसोर्सेज ऑलरेडी मौजूद है उसको हम एक्सपेंड नहीं करते, न्यू प्रोग्राम लाते हैं। फॉर एग्जांपल जो कहते हैं न्यू एकेडमिक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करें, उसके लिए भी हमें ऑपरेशन एक्सपेंडिचर चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो यकीनन एक कशमकश है, लेकिन ओवर एम्प्लॉयमेंट की वजह से हमारे इदारे खसारे की तरफ चले गए। ओवर एम्प्लॉयमेंट, अच्छा ओवर एम्प्लॉयमेंट कैसे होगी? एक ही जगह 10 बंदे बैठे हैं, मकसद एक काम कर सकते। आज तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये दौर है, मैं आपसे पूछता हूँ, एक बंदा बैठ जाए कंप्यूटर पे, कितना डिपार्टमेंट का काम कर लेगा? यहाँ पे 10 बंदे बैठे हैं, क्लर्क आपके, ऑफिस असिस्टेंट बैठे, किस काम के? एक बंदा सब कुछ कर सकता है। फाइलें जो हम अभी तक वो कागजों पे लिख रहे हैं, वो आप कंप्यूटर पे सेव कर सकते हैं अपने, उनको आप हार्ड डिस्क पे रख सकते हैं, बात ही खत्म, जहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो हम खर्चा भी कम कर सकते हैं। लेकिन बेटा इसके लिए एक बात याद रखें, हमारे इदारों में पॉलिटिकली इंटरफेरेंस कम हो तो अच्छा है, अगर होती रहेगी अच्छा। तो शायद हम इकोनॉमिकल तौर पे ग्रो ना कर सकें, सेल्फ सस्टेन की तरफ ना जा सके। अच्छा, छोटा सा अगर रोड मैप दे दें कि अगर सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है तो हर डिपार्टमेंट को कौन से 3-4 स्टेप लेने चाहिए जिससे वो सेल्फ सस्टेनेबल बन सकता है? देखें डिपार्टमेंट क्या करे, डिपार्टमेंट तो एक सिंपल छोटा यूनिट है, ठीक है ना। हर आप फैकल्टी वाइज कर लें। हाँ फैकल्टी, जो डिपार्टमेंट लाइफ साइंसेस पढ़ाते हैं, हाँ। जैसे फूड साइंसेस हमारे पास हाँ। मौजूद है, हमने फूड साइंसेस के लिए कुछ मकसद खोली, हमें बेकरी वगैरह खोली है, उस पे हमें मकसद इनकम आ रही है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास जो काफी शोबे हैं जो इनोवेशन ला रहे हैं, उन इनोवेशन को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जैसे उन चीजों को हम अपने मकसद इस्तेमाल करना चाहिए और लोगों तक पहुंचाना चाहिए, बाय प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं, गुड और सर्विसेज देनी चाहिए। एग्जैक्टली कंसल्टेंसी करना चाहिए। हाँ। हम हमारे जो फैकल्टी में कंसल्टेंसी कर रहे हैं, लेकिन मसला है वो पे नहीं कर रही। जैसे हमारे पास वेटनरी की हॉस्पिटल बना ले, Exactly. शाम को भी कितने पैसे नर्सरी कमा है, सकती है। नर्सरी से दूसरे लोग कमा रहे, हम नहीं कमा रहे इतना। वेटनरी लेबोरेटरी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास डिस्पेंसरी है, डॉक्टरी, इसको आप बढ़ा करके, एक्सपेंड करके इसको आप एक हॉस्पिटल बना के इससे अर्न कर सकते हैं इनकम। मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन चीज ये है तो उसके लिए आपको माइंड सेट चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक माइंड सेट चाहिए। माइंड सेट चाहिए, जो माइंड सेट हमें कम है। अच्छा, चलो सर, ये तो ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी हो गया, प्रोजेक्ट्स वगैरह की बात हो गई। आप हायर एजुकेशन के आप मेंबर रह चुके हैं, आई डोंट नो, इसका मुझे कुछ नहीं है। हायर एजुकेशन हिस्सा हूँ, मेंबर नहीं हूँ। अच्छा, हिस्सा हो, हिस्सा मकसद आपको फिर भी नो हाउ तो ओवरऑल की होगी। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जिनको रिसर्च प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं, कुछ फैकल्टीज को नहीं मिलते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल दूं आपको। मैं कुछ दिन पहले, मतलब आई थिंक 1 महीने पहले मैं मिला था क्रॉप प्रोटेक्शन के जो डीन है सर मंजूर अब्रो साहब। तो मैंने उनका, जैसे आपके साथ इंटरव्यू है, तो मैंने उनका भी इंटरव्यू लिया, क्योंकि पहले मैं ग्रीन हाउस का प्रोजेक्ट विजिट करने गया था, फिर मैंने कहा कि सर आप पूरी फैकल्टी का जो है मुझे विजिट करा। मैं देख के हैरान हो गया। मैं पहले समझता था कि फैकल्टी हमसे तो कम ही होगी, मतलब हम विटनरी वाले इतना स्कोप है, बड़ा डेवलप किया है। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने जब प्रोजेक्ट रिवील किए मेरे सामने, 25 मिलियन के प्रोजेक्ट्स लास्ट 2 इयर्स में। एग्जैक्टली। जब मैंने उनकी लैब्स देखी, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, म्यूजियम्स देखे, मैं हैरान हो गया। एग्जैक्टली। अभी आपने ग्रीन हाउस भी देख लिया। हाँ, ग्रीन हाउस देखे, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा हम वेटनरी प्रोफेसर है ना, वेटनरी वाले 16 डिपार्टमेंट से हम ऐसे बैठे हुए हैं, एक क्रॉप प्रोटेक्शन वाले जिनके पास 3 डिपार्टमेंट हैं, इतने प्रोजेक्ट। तो मैंने उनसे पूछा, सर ये हमें तो नहीं मिलते, आपको क्यों मिलते हैं? उन्होंने एक बात की कि मैं एज एडमिनिस्ट्रेटर, टीचर्स काम नहीं करते, मैं उनको फोर्स करता हूँ कि आपको करने। एक तो ये उन्होंने बात की। दूसरा उन्होंने कहा कि हम चीज़ों को सीखते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर फतेह मरी साहब जब थे, तो फिर वो हायर एजुकेशन से आए थे, तो हम उनके साथ राय लेते थे कि हमें प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं मिल रहे। फिर हम उनसे थोड़ी बहुत टिप्स लेते थे, फिर हम उन पे काम करते थे, फिर हम दोबारा बेचते थे, फिर हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल जाते थे। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो डिफरेंस आ रहा है, किसी जगह पे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, किसी जगह पे नहीं मिल रहे हैं, आपकी राय में क्यों है? मतलब क्या रीजन है उसके पीछे? बेटे आपके पास 16 डिपार्टमेंट है, चलो मैं मान भी लिया आपका, नहीं जस्ट मेरा नहीं, ओवरऑल यूनिवर्सिटी। मैं आ रहा हूँ कंपेयर करके, क्योंकि आपने फैकल्टी एग्जांपल दिया, मैं आपसे पूछा आपके फैकल्टी मेंबर कितने? आई थिंक कम है, हर डिपार्टमेंट में 2-2 अब आप देखें, अब आप आगे असल बात पे,
डिपार्टमेंट को चलाने के लिए कम से कम 8 बंदे चाहिए जहाँ पे आप डिग्री ऑफर करते हैं। हाँ वो टीचर जो आपके पास बैठे हैं उनको टीचिंग से फुर्सत नहीं मिलती, वो प्रोजेक्ट्स कहाँ से लिखेंगे? सारा दिन वो अगर सुबह को स्टार्ट करते होंगे तो 2-2:30 बजे तक तो पढ़ाते होंगे बेचारे, क्योंकि है ही दो या किसी भी तो एक बैठा हुआ है। जब तक आप देखें आप डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथ दें ना। फिर दूसरा इंटरनेशनल लिंकेजेस, इंटरनेशनल लिंकेजेस आपके पास डाटा जो अच्छी लेबोरेटरी इंट्रोड्यूस की, ये कोई मॉलिक्यूल मजाक तो नहीं है ना, इंटरनेशनल लेवल की है ना लैब। आप खुद देखे जाके, या डॉक्टर तुनियो साहब जो हमारे सर्जन है, डॉक्टर इनायत का थे, उनकी कितनी वो मकसद सपोर्ट करते थे, वो कितनी अच्छी उसको सर्जरी सेक्शन बना के दिया है, सर्जरी हो रही वहाँ पे। मकसद लाइव सर्जरी, बाहर से लोग आते हैं देखे ना, ये चीजें होती हैं। तो ये नहीं, लेकिन ये देखे जब आप उनको एक पीस ऑफ माइंड दें, उनको अपना स्टाफ दें, टीचिंग मुकम्मल करके दें, फिर आप उनसे प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस। अच्छा सीपीटी में क्या होता है, ये जो जिस फैकल्टी आप एग्जाम्पल दिया, उनको देखें आप, उनके पास टीचिंग इनफ है, काफी है टीचर उनके पास, 3 शोबे लेकिन टीचर काफी है, पीएचडी भी है, फॉरेन इंटरनेशनल लिंकेज बनाए हुए आज तक, तो वहां से प्रोजेक्ट कैच करें। चलो मैं आप अपने दोस्त डॉक्टर इस्माइल की बात, जिसकी आपने पहले बात की, सबसे ज्यादा बिजी लगते हैं आपको? सर वो आई थिंक वाइस चांसलर से ज्यादा वो बिजी लगते हैं ना आपको? कितने बिजी लगते हैं? मकसद उनको अपने फ्री हैंड दिया हुआ है, काम कर रहे हैं। यस सर। अगर आपको उनको टीचिंग में घसेड़ेंगे, बस आप पढ़ाते रहो, वो पढ़ाएगा तो सही, लेकिन फिर ये जो अच्छा दूसरी बात जो आपने की कि हम मुझे पता नहीं चला, सबसे बेसिक हम लेक कर रहे हैं, पता है क्या? वो हम जो मार्केटिंग होती है ना हमारे प्रोजेक्ट की, वो हम कम कर रहे हैं इस वक्त। सीड प्रोडक्शन डेवलपमेंट सेंटर आपने शायद नहीं देखा नहीं लतीफ फार्म में, इसका भी कोई कभी आप सुना हुआ है? मैंने देखा जाए, सीड प्रोड्यूस कर रही है। ये हमारे पास प्रोजेक्ट आया था 2006 में, HEC ने दिया था। सीड प्रोड्यूस हो रहे हैं, सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, और हम उस सीड को सेल कर रहे हैं फार्मर तक, अपने कंट्री फार्मर तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन थी, लेकिन अब काफी बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो अभी भी तक चल रहा है, आपको नजर नहीं आया क्योंकि उसकी इतनी ज्यादा वो विजिबिलिटी नहीं है, या उसकी कम्युनिकेशन नहीं हुई, उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई, इस वजह से हमें पता ही नहीं है। जाए लतीफ मलिक फार्म पे जाए, वहां पे डेंस फार्मिंग हो रही है, मैंगो की जो डेंस जो आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के वो दरख्त लाए, डॉक्टर खासकली साहब कितना काम कर रहे हैं, एक मॉडल फार्म बना रहे हैं माशाल्लाह। हमसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप मॉडल फार्म बना, हमारे पास मॉडल फार्म है लेकिन हमने एक्सपोजर नहीं दिया। नहीं सर, इंटरव्यू बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो हम ओवरऑल कंक्लूजन की तरफ आएंगे। लास्ट 2 क्वेश्चंस। आप वाइस चांसलर रह चुके हैं, थोड़े टाइम के लिए रहे बट आप रहे थे, तो आपको चीजों का नो हाउ है। तो आपके मुताबिक अगर यूनिवर्सिटीज को अच्छी तरफ जाना है तो क्या रोड मैप होगा? एक छोटा सा रोड मैप दे दें कि इस चीजों को इम्प्लीमेंट करके हम जो है ना अच्छी तरफ जा सकते हैं। हमें यूनिवर्सिटी में किस तरीके से आगे बढ़ना है, यही कहना चाहते हैं ना। नंबर 1 चीज, आपको अप टू डेट अपनी चीजें रखनी, करिकुलम जिसमें आता है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, सिर्फ करिकुलम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात में कर रहा हूँ, फैकल्टी डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। इंटरनेशनल लिंकेज चाहिए आपको, जो हमारे पास लिंकेज इस वक्त ज्यादा बन रहे हैं, हमारे चाइना से बन रहे हैं। इससे पहले जो हमारे बड़े लिंकेजेस थे वो यूएसए से, यूके से थे, यूरोपियन कंट्रीज से लिंकेजेस थे, आज थोड़े कम हो गए वहां से, किसी हालात की वजह से इंटरनेशनल सीनियर चेंज हो रहा है, लेकिन चाइना भी काफी माशाल्लाह हमारे हेल्प कर रहा है। चाइना के काफी प्रोजेक्ट मलेशिया से आ रहे हैं, टर्की से आ रहे हैं, तो हम इंटरनेशनल लिंकेज को जितना बढ़ाएंगे उतना, और अपने फैकल्टी को जितनी ट्रेंड करेंगे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के जरिए, जब फैकल्टी एक्सपोजर होगा तो वो चीजें हमारे पास आएंगी, हम फैकल्टी को आगे बढ़ाएं, फैकल्टी को आगे। अब लोकली प्रोड्यूस पीएचडी और इंटरनेशनल पीएचडी प्रोड्यूस में यही फर्क है, जो इंटरनेशनल पीएचडी प्रोड्यूस होता है वो अपने साथ नॉलेज के साथ एक्सपोजर भी लाता है, प्लस में लिंकेजेस भी लाता है, जो कि यहाँ पे आके हमारे होते हैं। तो सबसे अहम चीजें ये 4-5 है, वो हमें चाहिए। दूसरा, फाइनेंशियली हमें एम्पावरमेंट चाहिए, बहुत कम है। जेंडर इक्वलिटी चाहिए। जेंडर इक्वलिटी मीन्स ये कि फीमेल कम है, मेल ज्यादा है, तो हमें इसमें बराबरी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए कम से कम के इक्वली बेसिस पे, ताकि हम फीमेल स्टूडेंट्स को भी ज्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दें, उनको ज्यादा मौका दें, वो आगे बढ़े। अभी काफी हद तक, जब मैं पढ़ता था तो हमारे पास 2-3 लड़कियां, अब जो हम देखते हैं तो कम से कम 10% बच्चियां पढ़ रही हैं हमारे पास। तो ये एक बड़ी मकसद चेंज है हमारे पास, मतलब 2/3 तो हो गई है। दूसरा, रिसोर्स एलोकेशन जिस तरह किए जाते हैं ना, अब देखिए 91% अगर आप सैलरी दे रहे हैं बजट का, तो आप बाकी क्या करेंगे? डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी ना, आपकी डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी, रिसर्च पे नहीं, डेवलपमेंट तो अलग होता है, रिसर्च नहीं हो सकेगी। 9% पे आप रिसर्च कैसे करेंगे जबकि आपके अपने ऑपरेशन एक्सपीरियंस ज्यादा है?
कम से कम एक फाइनेंशियल जो है ना आपको चाहिए, एम्पावरमेंट चाहिए, आप आगे बढ़े, क्योंकि डिसीजन बेटा हमेशा पैसों से होते हैं, ना कि जुबान से। जब भी आदमी कोई घर का बड़ा होता है तो घर के लिए कोई चेंज लाना चाहता है तो सबसे पहले अपनी जेब देखता है। तो यूनिवर्सिटी जब कोई वाइस बनता है तो सबसे पहले अपने बजट देखता है, बजट क्या है। तो इस वक्त हम एक बड़े मकसद, डॉक्टर फतेह अली साहब ने अच्छा काम किया, क्राइसिस काफी हद तक निकाल गए, लेकिन स्टिल वी नीड 10 more years to go. 10 more years to go. इस ओवरऑल फाइनेंशियल डेफिसिट जो आया है 2015 से 2020 के दरमियान, जो डेफिसिट 65 करोड़ रुपया जो बढ़ के तकरीबन 1 अरब के करीब हो गया है, ये बहुत बड़ा डेफिसिट है। अच्छा, और सर फिर ये आईबीए सिंध भी तो यहाँ सिंध में ही है ना, कराची आईबीए जो सक्खर वाली है, सखर वाली, हाँ। एग्जैक्टली। उनका एटीट्यूड हमसे पूरे डिफरेंट क्यों है? यस, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। अब देखें, ये वैसे तो मुझे पहले पूछना चाहिए था, बट मैं अभी आ रहा हूँ। अच्छा, आईबीएस सक्कर में मेरी बेटी खुद पढ़ी है। अच्छा, हाँ, बेटी पढ़ी है, आप वहाँ ठीक है। गए कुछ टाइम? मैं बहुत, मेरी बेटी 4 साल पढ़ी, तो मुझे पता है, बैचलर्स किया वहां से मेरी बेटी ने आईबीएस सक्कर से। बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी जब तक निसार सिद्दीकी से, निसार सिद्दीकी। अब जाके देखें, जब गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर किया, तब जाके देखें। तब जब वो थे वाइस चांसलर, तब वो एक उनका बोर्ड अलग था। किस एरिया टाइम क्या होगा, किस ईयर? ये 2018 से 2021 तक, 22 तक सिद्दीकी साहब थे, काफी बेहतर था। तब गवर्नमेंट सिंध के उसमें नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बाद यूनिवर्सिटी बन गई। जब यूनिवर्सिटी बन गई तो गवर्नमेंट सिंध ने उसको टेक ओवर कर लिया। अब आप जाके देखें, वो चीज आपको नजर नहीं आएगी जो सिद्दीकी साहब के दौर में थे। यही चीज मैं कह रहा हूँ, जब आप देखें, जब आप चीजों पे अपना होल्ड करने की कोशिश करें तो फिर इदारे वैसे नहीं चलेंगे। जैसे इनको आप छोड़ दें। लास्ट में कंक्लूड करेंगे इसका, उसमें लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। मैं डेली बेसिस पे अब न्यूज़पेपर भी पढ़ता हूँ, करंट इश्यूज भी पढ़ता हूँ। पहले तो मैं नहीं पढ़ता था, अब यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ तो पढ़ने का शौक ऐसा ऐसा बढ़ता जा रहा है। वैसे तो लोगों का कम होता है यूनिवर्सिटी में आते हैं, पर ऐसा ऐसा ये आपका एटीट्यूड है ना, क्योंकि अगर आप देखें, आप कह रहे हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, ये जो आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं, ये एटीट्यूड दिखा रहा है आपका कि आप पढ़े लिखे बनना चाहते हैं, सिर्फ डिग्री नहीं होना चाहते, पढ़े लिखे हैं आप। चले आगे चले। हाँ, मैंने जो चीज नोट की है कि मुल्क को अगर बढ़ना है तो पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। मैं जिस भी इशू को देखता हूँ ना, तो अगर उसका सोल्यूशन देना होता है तो पहले मैं बोलता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन को खत्म किया जाए। बट जब हम यूनिवर्सिटीज में आते हैं तो पॉलिटिक्स की बात ही नहीं होती। एज ए स्टूडेंट को किसी भी चीज में एंगेज नहीं किया जाता। मैं नहीं देखता हूँ कि बच्चों को कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो। वो समझते हैं कि पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। हालांकि मैं इस चीज को बड़ा ही पॉजिटिव लेता हूँ कि अगर लीडरशिप क्वालिटीज बच्चों के अंदर होंगी तो मुल्क जो है आगे बढ़ेगा। हालांकि दूसरे कंट्रीज में पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं, पर यहाँ पढ़े लिखे लोगों को कहें कि पॉलिटिक्स में जाना है तो वो कहते हैं कि फिर हमारी तो ये इंसल्ट है। तो आपको क्या लगता है कि अनऑफिशियली स्टूडेंट बैन है कि उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए यूनिवर्सिटीज में? इस चीज को कैसे देखते हैं? और अगर ऑर्गेनाइजेशन बनती है, लीडरशिप क्वालिटीज दी जाती हैं बच्चों को स्टार्टिंग से यूनिवर्सिटी से, तो फ्यूचर में जाके वो अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं और उसका फायदा होगा, क्या होगा इसका? यहाँ पे जब यूनिवर्सिटी बनी नहीं थी तब यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन होती थी, उसका एक प्रेसिडेंट होता था। जब आप पढ़ते थे उस नहीं, मुझसे पहले। अच्छा, उससे पहले। हाँ, क्योंकि मैं उसके बाद आया था, जालक के बाद आया। जब जालक इंतकाल कर गया, मैं शहीद वो जहाज में हो गया, उसके बाद आया था। तो जब मैं आया स्टूडेंट यूनियन पे बैन था, जालक ने लगा दिया था कि वो पॉलिटिक्स में, ये 77 के बाद या 79 के बाद शायद बैन लग गया था। बैन उससे पहले बैन नहीं था। स्टूडेंट यूनियन था, उसका वो जो सदर होता था यूनियन का, वो सिंडिकेट का मेंबर होता था, सेनेट का मेंबर होता था। आपको स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता था मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के फोरम पे, एकेडमिक काउंसिल पे रिप्रेजेंट करता था, पोस्टर करता। जो पॉलिटिकल आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सीन में लोग बच्चों को शऊर देना चाहिए कि पॉलिटिकली वो इन्वॉल्व हैं, उसके लिए देखें बच्चों में भी शऊर होना चाहिए कि पॉलिटिक्स हम कौन सी कर रहे हैं। ठीक है ना। इस वक्त देखें आप, अगर आप कभी टीवी पे जाके बैठे देखें, लड़ाइयाँ शुरू हो गई है वहां पे। अदम बर्दाश्त का एक कल्चर कायम हो चुका है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन। एग्जैक्टली, इस अदम बर्दाश्त है। यूनिवर्सिटी में देखें बच्चों की सियासत है, बच्चे लेकिन अगर वो सियासत करते हैं तो उनमें भी अदम बर्दाश्त। यहाँ पे 2014 से पहले जो लड़ाइयाँ होती थी वो हम विटनेस है। 2014 के बाद अचानक ही चेंज होगी, जब इनको स्टूडेंट को रोका गया, उनको थोड़ी पकड़ धकड़ की गई, उसके बाद स्टूडेंट खामोश हो गए। अब इतने ज्यादा एक्टिव नहीं है, उनको एक्टिव नहीं होने देते, क्योंकि अगर एक्टिव हो जाते हैं तो फिर वही पढ़ाई से तवज्जो हट जाती है, उनकी ज्यादा तवज्जो सियासत की तरफ। यूनिवर्सिटी में बायकॉट कल्चर था, वो खत्म हो गया। अब
पहले ऐसे होता था, आप पढ़ा रहे हैं, टीचर खड़ा हुआ है तो एक बच्चा आ गया, नौजवान क्लास बंद करके चला जाता था। अब ऐसा नहीं है। तो एक हमें फायदा भी नजर आ रहा है, नुकसान ठीक है। आप कह रहे पॉलिटिकल, बच्चों को खुद वो जाना तो पड़ेगा वो तो एक पॉलिटिक्स, अवेयरनेस खुद शो नहीं, खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि अवेयरनेस यूनिवर्सिटी नहीं देगी। ये नहीं, वो नहीं। दौर है जो आप जिसने आपने अखबार पढ़े हैं, लेकिन मैं तो अखबार भी नहीं पढ़ता, मैं यूट्यूब देखता हूँ। नहीं, मैं जो भी यूट्यूब देखता सियासी, हूँ। हाँ एग्जैक्टली, सियासी अवेयरनेस अब तो आपको जरूरत ही नहीं, आप अखबार बैठ के पढ़े ना। मैं न्यूज चैनल नहीं देखता हूँ, वहां पे मैं देखता हूँ। देखता हूँ, वहां पे देखता हूँ तो फिर मुझे लगता है कि मैं कुछ डिस्कशन देखता हूँ। मैं मकसद यूट्यूब इज द बेस्ट सोर्स फॉर मी टू वॉच मेनी थिंग्स। वो ये नहीं मजहब के बारे में, सियासत के हाँ, बारे में, इंटरेस्ट एक्सपोजर भी आपको यूट्यूब से मिल रहा है ज्यादा। इसका बच्चों को जो सियासत अगर समझनी है, सीखनी है, तो बेटा उनको अब खुद सीखनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर सियासत कल्चर को हम फरोग देते हैं ना, तो यहाँ पे अदम बजा, यहाँ पे मर्डर्स भी काफी, आपको पता है यूनिवर्सिटी को आग सर भी लगाई अच्छा, गई थी। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि पॉलिटिक्स जो मैं बोल रहा हूँ ना यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए, उसका मतलब ये नहीं है कि एक बच्चा पीपुल्स पार्टी की तरफ होना चाहिए, पीटीआई की तरफ, मतलब यूनियन एक लीडरशिप क्वालिटी वो ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, यूनियन काउंसिल जो होनी चाहिए। स्टूडेंट यूनियन की बात मैंने की। दूसरा, स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में फुकदान है, वो है कि हम स्टूडेंट को सिर्फ समझते हैं कि वो सिर्फ क्लासरूम तक महदूद हो, जबकि स्टूडेंट के लिए मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। जहाँ पे फोरम, जैसे यूथ फोरम बनाया हुआ है, यहाँ पे स्टूडेंट को मौका दिया जाता है। बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बना हुआ है, बच्चों को चांस दिया जाता है कि आए। लेकिन वही बात, आपको एक्सपोजर कम है कि उसके, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे पूछूं, आपने बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर सुना है? हाँ, अब कभी आपने कोई आइडिया शेयर किया उसमें? नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि आप में वो शऊर नहीं है, वो चीज नहीं है, ठीक है ना। जब आप इंटरेक्ट होंगे, कब इंटरेक्ट होंगे, आपको टाइम ही नहीं मिलता। क्यों? सुबह से 8 बजे क्लास में बैठे हैं तो 2:30 बजे तक आप क्लास में, उसके बाद क्या मिलेगा आपको इंटरेस्ट के? आप जाके बीआईसी में जाएंगे। तो इस किस्म के कुछ फ्री औकात मिलने चाहिए बच्चों के। अगर हो जाता है तो क्या फायदा होगा? प्रोजेक्ट मिलना चाहिए, इस तरह कोई प्रोजेक्ट्स मिलने चाहिए, ताकि वो उस प्रोजेक्ट पे काम करें, आगे बढ़े, खुद इनोवेटिव आइडियाज देंगे, तो उन चीजों से आगे बढ़ सकते हैं। बाकी अगर ये पॉलिटिकल अवेयरनेस आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, फॉरम्स बन जाते हैं, तो फोरम क्या, फोरम बनेगा, हाँ, फोरम्स बन जाते हैं, तो ओवरऑल पॉलिटिक्स में 5-10 साल के बाद क्या बड़ा चेंज नजर आएगा? नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं समझता। मैंने कहा चलो चेंज, कुछ टाइम के बाद जब यस, ये हाँ, बड़े हो जाएंगे, जब उस एरिया पे पहुंच जाएंगे। जैसा ये मुल्क है, देखें अभी इस मुल्क को बने 77 साल 78 साल हुए, मुश्किल से। लेकिन नेशंस को बनने के लिए टाइम चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स कैसे डेवलप हुआ? अगर आप देखें यूनाइटेड स्टेट्स की दूसरी जंग अजीम से पहले यूनाइटेड स्टेट्स बहुत पीछे था। हाँ, ये दूसरी जंग अजीम में जब जापान की इंडस्ट्री पे बमबारी हुई, जापान तबाह हुआ, तो इंडस्ट्री बची नहीं, तो वो जो लोग थे वो यूएसए में शिफ्ट हो गए, यूएसए तरक्की कर गया। तो हाँ, यूएसए को कितने 1700 में उनको आजादी मिली है, वो जाके 1950 के बाद जाकर उन्होंने तरक्की की है। तो आप अंदाजा करें, नेशंस को डेवलप करने के लिए बेटा टाइम टाइम चाहिए। चाहिए। अभी हमें भी टाइम चाहिए। 77 ईयर हुए, अभी देखें स्ट्रगल चल रही है। अभी आपको देखें विद इन कंट्री कितनी फाइट चल रही है, कितनी पॉलिटिकल, कितना अवेयरनेस आ रही है। इवन मीडिया जो है ना, इन सब चीजों को एक्सपोज कर रहा है, चीजों दिखा रहा है, बच्चों को ला रहा है। यकीनन एक टाइम आएगा, लेकिन इट नीड रिक्वायर सम टाइम चाहिए। एडिशनल टाइम। और टाइम का मैं आपको नहीं बता सकता, प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, प्रिडिक्शन नहीं कर सकता मैं बेटा। होप है कि सही हो होप जाएगी। होगा, हो सकता हम ना देखें, आप देखें, हो सकता आपके बच्चे देखें, बट समवेयर दे विल सी इट। सर बहुत ज्यादा चीजें हमने सीखी आपसे और बहुत अच्छा लगा। लास्ट में जो सुनने वाले हैं स्टूडेंट स्पेशली, आप प्रोफेसर हैं, उनके लिए मैसेज क्या होगा? हाँ, मैसेज में अपने, क्योंकि मैं स्टूडेंट को अपना शेडो समझता हूँ, ये बात याद रखिए कि स्टूडेंट मेरे शेडो हैं, अच्छा। परछाई, कि जहाँ पे जाते हैं वो मेरी परछाई होते हैं। मकसद स्टूडेंट से सबसे अहम चीज कहूंगा, बेटा अपने वालिदैन की कई कमाई जाया ना करें, पढ़ाई करें, लेकिन पढ़ाई का मकसद वो ना हो कि सिर्फ नौकरी ढूंढनी है। पढ़ाई में आप अपने अंदर शऊर लाएं, अपने चीजों को सुधारें, कोशिश करें, आगे बढ़ें। याद रखिएगा कि अल्लाह तब तक आपको कामयाबी देगा जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे। आपको कोशिश करनी पड़ेगी। और सबसे अहम बात, अगर आपको एक अच्छा उस्ताद चाहिए ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके आप पढ़ें। इनसे बेहतरीन कोई उस्ताद ना पैदा हुआ ना होगा। उनको पढ़ें, उनको समझें, आपको समझ में आ जाएगी कि होता क्या है, जिंदगी क्या होती है। और उस वक्त कुरान को मायना के साथ पढ़ें, सब्जेक्ट के साथ। और दूसरा, अपने सर्कल पे ध्यान दें और झूठी खबरों से बचें। ये जो झूठी अफवाहें चल रही हैं ना, इनसे बचें। और खासतौर पे ये 5th जनरेशन वार जो खासतौर जो सोशल मीडिया हमें दिखा रहा है, झूठ फैला रहा है, इससे बचें। फजूल चीजों की तरफ फजूल चीजों आगे बढ़ें, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है और एक दफा मिलती है, दोबारा नहीं मिलेगी। तो कोशिश करें अपने वालिदैन की मेहनत को रायगा न जाने दें।
है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सनैन, Thank बहुत you. बहुत शुक्रिया आप। जी नाज़रीन, तो ये था आज का इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। टेक केयर बेटा।